मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे तथा आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको सिंधु को जो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। इसके पहले 200 प्रश्न यानी कि 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। वीडियो नंबर आज का हमारा 3 है। ऐसे ही मैं 5-6 वीडियो में करा के आपको जो प्राचीन भारत का इतिहास है MCQ के माध्यम से यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से पूरा करवा दूंगा। इसमें आपको गुप्त काल, मौर्य काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। किस सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी? अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये भाव चित्रात्मक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से अभी तक पढ़ी नहीं गई ये होगा। अगर आपको भाव चित्रात्मक दिए तो आप भाव चित्रात्मक यहाँ पर करेंगे। वैदिक सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो वैदिक सभ्यता जो काल कितना है? तो 1500 से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये याद नहीं हो रहता है तो कोई जरूरी नहीं है। मंडल है तो ऋग्वेद में 10 मंडल, कितने 10 मंडल है ये आपको याद रखना है। कितने मंडल? 10 मंडल और 1028 क्या है? सूक्ति हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। ये तो 16 आपको पता है महाजनपदों की संख्या थी। प्रश्न यहाँ से ऐसे बनता है, 16 महाजनपद थे, उसमें से उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। अगर आप आर ओ का PYQ सॉल्व किए होंगे तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगला है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह थी। क्या थी? राजगृह थी। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर होगा। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का शासक था। किसका? हर्यक। तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, याद रखिएगा। ये है इसका सही उत्तर। अगला है, भारत का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ये आपको याद रखना है। तथा एक बात आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना, सिल्कोस निकेटर की बेटी का क्या नाम था? हेलेना। तो इन दोनों का जब विवाह हुआ था तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। अगला है, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? तो अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य इनको कह सकते हैं, विष्णुगुप्त इनको कह सकते हैं। अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी थी, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक जो था किस युद्ध के बाद? तो आप सही को पता हो, कलिंग के युद्ध के बाद। कब? कलिंग के युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग के युद्ध में अशोक ने देखा कि खून खराबा बहुत है, मारपीट बहुत हो रही, वो लोग भी मारे जा रहे हैं युद्ध में जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, यानी कि जिनकी कोई गलती नहीं, वो भी लोग भी मारे जा रहे हैं। तथा इनके जो घर वाले हैं, महिलाएं हैं, वो जो क्या कर रहे हैं? रो रही हैं। तो ये सब दृश्य देख के उसने युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था, ये भी याद रखना है। अगला है, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य का पतन 185 में हुआ था। कब? 185 में हो गया था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक कौन था? माना था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अंतिम शासक था बृहदस्थ था, ठीक है। 185 तक मौर्य कुल सब चला था। अगला, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश था इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन तो किसे? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी बनता है कि जो समुद्रगुप्त है एक सिक्का जारी किया था, तो इस सिक्के में समुद्रगुप्त क्या बजाते हुए दिखाया गया? तो वीणा। क्या? वीणा को बजाते हुए दिखाया है, ठीक है। अगला है, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय है कि अभी भी है, इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। अगला, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। दोस्तों क्या थी? कन्नौज। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, यहाँ पे याद रखेंगे। हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट। कौन?
बाणभट्ट जो हर्षचरित के रचयिता हैं, 20 का सही उत्तर होगा। चोल साम्राज्य किस क्षेत्र में स्थित था? तो चोल साम्राज्य किस क्षेत्र में स्थित था? तो दक्षिण भारत में स्थित था चोल साम्राज्य। ये आपको पता होगा, चोल, पांडव, चेर, ये सब दक्षिण साइड थे। अगला है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज राजा चोल ने बनवाया था। किसने? राज राजा चोल द्वारा बनवाया गया था। ये यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित था? तो आप सभी को पता, बहुत सरल क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित था सांची का स्तूप। अगला है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं, ये आपको पता है सभी को, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। आप लोग, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अजंता की गुफाएं बहुत लोग मध्य प्रदेश में टिक कर देते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो की प्रतिमा, यानी खजुराहो का जो मंदिर वगैरह वो स्थित है, ना कि अजंता की। तो अजंता की कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर जो स्वामी थे, ठीक है, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। का जन्म जो वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में हुआ था। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए, अभी मैंने आपको बताया महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। अच्छा, आप लोगों को अपना स्कोर भी बताना है कि आप लोगों ने ये 100 MCQ है, इसमें से आपने कितने सही किए हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो मैंने बताया गौतम बुद्ध। क्या? गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनको माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को सब सारी चीजें पता होंगी। अगला, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से? तो बुद्ध, धम्म, संघ। ये बहुत पूछा जाता है। मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से अक्सर गलत हो जाता है। ठीक है, तो बुद्ध, धर्म और संघ, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म की क्या है? त्रिरत्न है। ठीक है? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है, याद रखिएगा। बी यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल 7 कांड है। कितने? रामायण में कुल 7 कांड है। वीडियो भी मैं विस्तार से बताऊंगा, तो आपको सारी जो 7 कांड कौन कौन से, सारी चीजें बताऊंगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 पुराण है हमारे। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ, जैसे विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, ऐसे ही 18 पुराण है हमारे पास। मनुस्मृति संबंधित है, तो धर्मशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, आर्यभट्ट संबंधित है, तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्र से संबंधित है। आर्यभट्टीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ के रचयिता आर्यभट्ट खुद हैं, तो सी सही उत्तर होगा। चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, क्योंकि ठीक है, चिकित्सा से संबंधित है। अगला है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। कौन से? पाणिनि है। ये यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में? हाँ, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पंजाब में था। पंजाब इस समय मतलब पाकिस्तान, तक्षशिला कहाँ इस समय? पाकिस्तान में चला गया है। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। मेगास्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो मेगास्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई थी। कौन सी? इंडिका लिखी गई थी। और मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य जब थे, तो उनके दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त के प्रथम के समय आया था। फाहयान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हुएन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन भारत आया था। और यहीं पर इसने एक पुस्तक लिखी थी, सी यू की। क्या है? सी यू की। और यही नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। तो आपको पता चल गया। सीधा प्रश्न आपसे यही बनता है, कनिष्क का संबंध किस किस वंश से था? तो कुषाण वंश से था। ये क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं एनटीपीसी के, जो भी मैंने आपको PYQ करवाया ना हिस्ट्री के, ये क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पढ़ना आपको इतिहास वही है। ठीक है, अब लेवल बदल जाता है आपका अलग अलग। ठीक है, हिसाब से आप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई थी। मथुरा कला शैली किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध भी है, जैन भी है, हिंदू भी है। इनमें तो आप इसमें डी कह सकते हैं, उपयुक्त तो सभी।
उपरोक्त का मतलब होता है जो ऊपर दिए गए, ठीक है। निम्नलिखित का मतलब हो जो नीचे दिए गए। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ये हमारा यहाँ से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का, देवगढ़ यानी कि दशावतार मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। अगला है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है, और कोणार्क मतलब उड़ीसा, ठीक है। अगला है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो ये जो पल्लव शासक थे इन्होंने बनवाए थे। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा गुफाएं हो या फिर अजंता की गुफाएं हो, ये दोनों महाराष्ट्र में ही स्थित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में पाया जाता है? तो गायत्री मंत्र का वेद जो है ऋग्वेद में पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। ऋग्वेद के किस किस नंबर में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषदों की संख्या है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध किस काल में हुआ? तो महाभारत युद्ध किस युग में हुआ? तो किस युग में हुआ था? तो द्वापर युग में हुआ था। किसमें? द्वापर युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुराणों में किस देवता को त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं माना गया है? तो देखिए, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश मतलब शिव, ठीक है। इंद्र को नहीं माना गया। तो काफी सरल क्वेश्चन था, जो भी थोड़ी बहुत अपनी संस्कृति से जुड़ा है इनको थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं। इनको तो बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला है, सप्तऋषि की संख्या कितनी है? सप्तऋषि की संख्या 7 है। सप्त से 7। अहिंसा परमो धर्मा किस धर्म का सिद्धांत है? तो जैन धर्म का सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मा। अगला है, जैन धर्म में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो केवलिन कहा जाता है इनको, केवलिन। ये भी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। अगर आपने एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपने पीवाईक्यू नहीं देखे, आप हिस्ट्री के पीवाईक्यू देख लीजिए, और इकोनॉमिक्स के देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर के देख लीजिए, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इनके सब आप पीवाईक्यू वहां से सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। क्या? ऋषभनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी खुद 24वें तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी, अति विलास और कठोर तप में संतुलन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता माना जाता है? तो महायान में। किसमें? महायान में बुद्ध को देवता माना जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म भी दो भागों में विभाजित होता है, बुद्धयान यानी कि सॉरी महायान या हीनयान। अगला है, धम्मपद इस ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, अशोक ने किस काल भाषा में शिलालेख लिखवाए? तो अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए थे? तो ये प्राकृतक भाषा में लिखवाए थे। अशोक के शिलालेखों को किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, ये क्या किस भाषा में लिखा है? तो प्राकृतक भाषा में। और किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जो आपको कंफ्यूजन लगे 2 से 3 बार उसको रिपीट कर लीजिए, सोने से पहले उसको रिपीट कर लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। मौर्य काल में अग्रणी क्या थे? तो नगर प्रशासक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में सीता क्या थी? तो राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। किसके? जो राजकीय भूमि होती थी उसे सीता जाता था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है। कितने? अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त था। कौन सा था? समुद्रगुप्त था, गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसके दरबार में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, उनमें से कालिदास थे। अगला है,
मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास है। क्या? कालिदास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मृगजकट्टिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रा किसके लेखक हैं? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जो है देवी चंद्रगुप्तम के लेखक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो वात्सायन। क्या? कामसूत्र के रचयिता वात्सायन है, याद रखिएगा। पंचतत्व के रचयिता कौन है? तो पंचतत्व के रचयिता है विष्णु शर्मा। ठीक है। हरिश्चरित्र किस प्रकार का ग्रंथ है? तो हर जो चरित्र है एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, गद्य है मतलब। ठीक है। कदम्बरी के रचयिता कौन है? तो कदम्बरी के रचयिता है बाणभट्ट। क्या है? बाणभट्ट जो है कदम्बरी के रचयिता है। अगला है, रत्नावली के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन जो है रत्नावली के रचयिता है। किराता राजुनियम के रचयिता कौन? तो भारवी इसके रचयिता है। क्या है? शिशुपाल वध के रचयिता माघ है, याद रखिएगा। आपने शिशुपाल का बात नाम जो है सुना ही होगा। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन? तो भारत मुनि जो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। अब अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की रचना है, ए सही उत्तर होगा। उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो उत्तर रामचरित जो भवभूति की रचना है। सूर्य सिद्धांत संबंधित है, तो जो सूर्य सिद्धांत है ज्योतिष से संबंधित है। किससे? ज्योतिष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बृहत संहिता के रचयिता कौन है? तो ब्राह्ममिहिर है। कौन है इसके रचयिता? जो है ब्राह्ममिहिर है, बी यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, सूर्य की अवधारणा जो शून्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो आर्यभट्ट ने दिया था। अगला है, चरक संहिता संबंधित है, तो आपको पता है चरक संहिता चिकित्सा से या फिर कह सकते हैं आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, रिमेंबर। अगला है, सुश्रुति संहिता संबंधित है, तो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अमरकोश के रचयिता कौन है? तो अमर सिंह जो है अमरकोश के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्रियदर्शिका। मौका मिले तो आप लोग इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। अगला है, मालविकानी मित्रम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। विक्रमो वीरसियम किसकी रचना है? ये भी कालिदास की रचना है। रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये भी कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम किसकी रचना है? तो ये भी अगेन ये भी कालिदास की रचना है। कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। अगला है, स्वप्रसादवत्ता किसकी रचना? तो भास की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? तो ये भी उर्वशी भी कालिदास की रचना है। कालिदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। अगला है, मालती माधव किसकी रचना है? तो ये मालती माधव जो है भवभूति की रचना है। ये सारे प्रश्न जो है बहुत सारे प्रश्न इसमें जो है 50 कम से कम प्रश्न जो है एनटीपीसी में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित्र के रचयिता कौन है? तो 10 कुमार चरित्र के रचयिता दंडी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ से भी 100 प्रश्न करवा दिए, तो टोटल आपके हो गए 300 प्रश्न, यानी कि 3 सेट हो गए। इसी प्रकार एक एक करके मैं आपको लगभग 500-600 वीडियो करवा दूंगा, जिससे आपको प्राचीन भारत के इतिहास है पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको पूरा मैं करवा दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। अब आपके लिए एक प्रश्न मैंने बीच में ही दे दिया था, और एक अगला प्रश्न है कि जो अर्थशास्त्र नामक बुक पुस्तक है वो किसने लिखी है, दूसरा प्रश्न है। और एक प्रश्न बीच में दे चुका था, तो ये आपको बताना है। ये प्रश्न आपका अर्थशास्त्र नामक जो बुक है तो ये किसने लिखी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।